सो आर फ्रीडम फाइटर्स डिड सम मिस्टेक्स, एंड जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि वो मिस्टेक्स थे क्या, उनको वो हुए क्यों, उनको सॉल्व कैसे करना है, एंड हमारे आइडियल्स क्या होने चाहिए, हम रेवोल्यूशन नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये आती है कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिला, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई जगह से इंस्पायर्ड है। तो उसके पहले ब्रिटिश टाइम्स तक हमारा जो भी सब कुछ चल रहा था दैट वाज बेस्ड, ब्रिटेन कैसे हमें देखता था उसको लेकर के, राइट। ब्रिटेन ब्रिटेन के मोरल्स क्या थे, ब्रिटेन के वैल्यूज़ क्या थे, उसके हिसाब से। एंड जब हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो हमारे मोरल्स या हमारे वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं बना, वो इंस्पायर्ड है यूरोपियन और बाहर के कई सारे, चाहे नॉन यूरोपियन ही देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो तुम अपने मोरल से तो देखो ना, तुम इतने सारे दूसरे मोरल से क्यों देख रहे हो? तुम पहले तुम्हें जज किया जा रहा था एक दूसरे देश के मोरल से जब ब्रिटिशर्स ने तुम पे कब्जा करके रखा हुआ था, एंड उसके बाद तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम दूसरों के मोरल्स को उठा करके अपने ऊपर डाल देंगे। तो इस चीज़ में एक जो प्रॉब्लम आई, या फिर एक जो वैल्यू आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो था फ्रेंच इंक्लूसिविटी का। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आया था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी फ्रांस में, तो उस टाइम पे ये एक इंक्लूसिविटी की चीज़ें चली थी, जहाँ बेसिकली सबको लिबर्टी मिले, सबको फ्रीडम मिले, सबकी इक्वल वैल्यू हो, इस तरह के नए नए आइडियाज़ आ रहे थे। तो और टू बी ऑनेस्ट, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो देखने को मिला, बट इसके पहले एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी में भी देखने को मिलता था, जब सोक्रेटिस वगैरह का टाइम था। तो सोक्रेटिस, एथेंस एक ग्रीक सिटी हुई करती थी, एक ग्रीक किंगडम या सिटी जो बोल लो, वो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। तो वहाँ पे सोक्रेटिस नाम के बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर रहते थे, एंड वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था वहाँ की डेमोक्रेसी को, क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी में भी हर इंसान वोट कर सकता था। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रेंच इंक्लूसिविटी का मतलब है, दैट इज़ कि हर आदमी को इंक्लूड करो अपने ग्रुप में, हर आदमी को इंक्लूड करो, सबको सेम वैल्यू दो, इस तरीके से इक्वालिटी एंड एवरीथिंग। अब हाँ, हर इंसान को देखो, यहाँ पे भी हर इंसान को जीने का हक है, इस पे भी क्रिमिनल को थोड़ी जीने का हक है। तो एक डिस्टिंक्शन लानी पड़ेगी कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जो आइडियल्स वगैरह निकले थे, या फिर एंशियंट टाइम से ही, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई आइडिया निकलता है, वो एंशियंट टाइम्स में ही उनके बीज होते हैं। तो जो एथेंस में भी था ये इक्वालिटी वाला, ये है हक की बात, कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पैदा होते ही राइट्स होते हैं। धर्म ऐसा नहीं चलता कि हर इंसान के पास राइट्स होते हों। धर्म चलता है हर इंसान की ड्यूटी होती है, और मैं अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगा तो दूसरे का राइट खुद ही फुलफिल हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं किसान हूँ, मैं अपना क्या कहते हैं फसल उगा रहा हूँ, और वो फसल बेच दे रहा हूँ मैं किसी को, वो उसको क्या कहते हैं मार्केट में बेच रहा है, मार्केट से वो कस्टमर के पास जा रहा है। अब इस पूरे चेन में जो जो बेच रहे हैं उनके पास पैसा भी आ रहा है। तो मैंने अपना ड्यूटी पे फोकस किया, हक पे नहीं कि मेरा ये हक है। मैंने अपनी मेरा मेरा ड्यूटी जो है उस पर फोकस करेंगे। कैपिटलिज्म में हो जाता है कि मेरा हक क्या है, मैंने अगर इतना काम किया है तो मुझे इतना मिलना चाहिए, उसको साइड करो। मुझे मिले ना मिले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम एज अ किसान किसानी करना है, मैं करूँगा, बात ख़त्म। मेरा काम एज अ क्षत्रिय लड़ाई करना है तो मैं लड़ूंगा, बात ख़त्म। मेरा काम एज अ प्रोग्रामर, लेट से अपने देश के लिए कोई अच्छा प्रोग्राम बनाना है, या अपनी देश की किसी कंपनी के लिए, तो मैं वो करूँगा, वो मेरा धर्म है, दैट इज़ माई ड्यूटी। और उसके बाद जो मुझे मिलना है नहीं मिलना है वो भगवान डिसाइड कर रहे हैं। अगर कोई बॉस है तो उसके लिए धर्म है कि वो अपने सारे जो भी इम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको टाइम पे पैसे दे। अगर वो नहीं देगा तो फिर उसका बुरे कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ेंगे। अब अगर धर्म कोई ऐसा लीनियर चीज़ नहीं है। अगर मुझे पता चल रहा हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और उसको अगर मैंने रोका नहीं, तो वो सोसाइटल लेवल पे हर चीज़ को इंस्पायर कर देगा, और उसके बाद क्या कहते हैं अधर्म फैलना शुरू हो जाएगा हर जगह। तो मेरा काम उस टाइम पे होगा कि मैं अपनी अभी ड्यूटी छोड़ूं, मेरी जो एक और नई इंपॉर्टेंट ड्यूटी बन गई है वो है कि पहले अधर्म को रोकना है। तो अगर मैं इंप्लॉई हूँ और मेरे को पता चला कि हमारे बॉस ने हम लोगों को सैलरी देनी बंद कर दी है बहुत टाइम से, तो मैं वहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि भैया मेरा तो धर्म है काम करते रहना, मैं बस काम करता रहूँगा। मैं पहले जा करके बॉस को दो चांटे लगाऊंगा कि भाई पैसे दे, तेरी ड्यूटी है, तू वो निभा। और यही होता है, जब जब इंसान अपनी ड्यूटी निभाना बंद कर देता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, जो भी अमीर अमीर लोग थे उनको पकड़ के मार दिया गया। जो नक्सलवाद वाला मूवमेंट शुरू हुआ इंडिया में, उसका भी एक मेजर कारण ये था कि लोग जो ज़मींदार वगैरह थे वो अपने लोगों को, जिनको उन्होंने जो उनकी ज़मीन पे काम करते थे, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको अच्छे तरीके से पैसे वगैरह नहीं दिए जाते थे।
बहुत बुरा ट्रीट किया जाता था। तो वही है, जो अपनी ड्यूटी को, जो भगवान ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी को करना बंद कर देगा। अगर मेरी ड्यूटी है कि मेरे अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके मुझे अच्छे से ध्यान रखना है, और मैं ध्यान ना रखूँ तो मैं अधर्म कर रहा हूँ, और अधर्म का फल मुझे फिर भोगने को मिलेगा। बट अगर मान लो मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं उसको उतना ही दे रहा हूँ जितना उसको मिलना चाहिए, वो आराम से अपनी ज़िंदगी भी जी ले रहा है। बट अब अगर वो मुझसे 1 करोड़ मांगने लग जाए तो फिर वो अधर्म कर रहा है, फिर मुझे अपने ताकत पावर वगैरह का यूज़ करके उसको पकड़वाना होगा। और और द मेन थिंग इज़ कि सब जो बुरा कर्म करेगा, अगर एक सोसाइटी के मैक्सिमम लोग ही बुरे हो गए तब क्या फिर? तो फिर भगवान उनकी सोसाइटी को तबाह कर देंगे। यही होता है। एंशंट ग्रीक सोसाइटी के साथ भी यही हुआ था, अमेरिकन सोसाइटी के साथ भी क्या कहते हैं, यही होने वाला था। एंड द द मेन प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया के साथ ये एक बार हो चुका है। इंडियन सिविलाइजेशन के साथ जब इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा धर्म को छोड़ करके, अपने ड्यूटीज़ वगैरह को छोड़ करके सेल्फिश चीज़ों में घुसना शुरू कर दिया, उसके बाद इन्वेजन्स वगैरह के बाद देखा ही कि हम लोगों ने कितने टाइम तक इंस्लेव्ड रहे हम लोग। तो वो तो एक, चलो एक दूसरी बात हो गई। मेन बात ये था कि ये जो स्पेसिफिक चीज़ है, इन सारी चीज़ों में एक जो स्पेसिफिक चीज़ है कि सबको राइट दे देना वोट करने का, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हम इसको 3 भागों में बांटते हैं कि पहली बात, ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि सबके पास वोट देने का राइट है। ये बात हो गई मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है। दूसरी चीज़ आती है कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, या फिर चलो ये करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्यों और ये आई कहाँ से। दोनों चीज़ें यहीं पे डिस्कस करते हैं। तो सोक्रेटिस जो है वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इस तरह की डेमोक्रेसी के खिलाफ। वो कहते हैं कि अगर तुम सबको ही वोट करने का राइट दे दोगे तो क्या सबको पता है कि किसके लिए वोट करना चाहिए? क्या सब इतने समझदार हैं कि वो डिसाइड कर सके? अगर तुम, वो जो एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मुझे एक शिप में बैठ के कहीं जाना है और मुझे उसका क्रू डिसाइड करना है कि कौन बनेगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो किसान हैं और जो दूसरे दूसरे तरीके के प्रोफेशन में काम करते हैं, वो लोग अब डिसाइड करें कि समुद्र में जो मेरी शिप जाएगी उसका क्रू कौन होगा। नॉर्मल बंदे डिसाइड करें कि क्रू कौन होगा, या फिर जो समुद्र के बारे में अच्छे से जानते हैं, शिप्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्रूज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो लोग डिसाइड करें। तो ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगा ना कि जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का वो डिसाइड करे कि किस तरीके से चीज़ चलनी चाहिए, किसको लीडर बनाना चाहिए, किसको लीडर नहीं बनाना चाहिए। वैसे ही अब इसका एक दूसरा एग्जांपल भी दिया जाता है कि अब मान लो एक मिठाई बेचने वाला और एक डॉक्टर दोनों इलेक्शन में खड़े हुए हैं। मिठाई वाला जो आदमी है वो बोलेगा कि देखो मैं तो अभी तुम्हें मिठाई दे रहा हूँ, इतने मीठे मीठे, हमेशा मिठाई देता हूँ मैं। ये दूसरा डॉक्टर को देखो, ये तो तुम्हें कड़वी दवाइयाँ देता है, तुम पे चीरा लगाता है, तुम्हें मिठाई खाने से मना करता है, ये दर्द देता है, ये दुख देता है, मैं सुख देता हूँ, तो मेरे पास आओ। मैक्सिमम लोग जाएंगे उस मिठाई वाले के पास। डॉक्टर बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारा अच्छा सोचता हूँ, ये शॉर्ट टर्म में तुम्हारा अच्छा करके भले ही तुम्हारा लॉन्ग टर्म में बुरा कर देगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, तुम्हें बीमारियाँ हो जाएंगी, मोटे हो जाओगे वगैरह वगैरह। लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, इस वजह से तो लोगों को फ्री भी इतने ज़्यादा पसंद है। ये जो रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं कि बिजली दे दी फ्री में, ये दे दिया फ्री में। हाँ, एक एक वर्ग को तुमको देना पड़ेगा, जो बहुत ही गरीब हैं, जो बहुत ही गरीब हैं उनको देना पड़ेगा। सेम थिंग कम्स रिजर्वेशन के साथ भी। जिस क्या कहते हैं, अगर किसी ओबीसी एससी या एसटी फैमिली में से किसी को अगर लेट से अच्छी जॉब मिल गई है, उनके जो बच्चे वगैरह हैं वो, उनके पास अच्छा पैसा वगैरह है, वो उसी कोचिंग में जा रहे हैं जहाँ किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय का बच्चा जा रहा है, उसके पास सारे मटेरियल बेनिफिट्स हैं, तो उसको क्यों दे रहे हो फिर रिजर्वेशन? रिजर्वेशन उसको दो जो सही में गरीब है, जो सही में एससी एसटी ओबीसी का ही है मगर गरीब है, उसको दो रिजर्वेशन। तो अगेन यहाँ पे मेन जो बात आती है कि कोई अपना राइट नहीं छोड़ना चाहेगा। वो भी जो आदमी है, एक तो पहली बात वो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर से चल रहा है, ये थोड़ा सा इन जनरल डेमोक्रेसी के खिलाफ भी चला जाता है कि आदमी अपना भलाई चाहता है, देश का भलाई नहीं चाहता है। तो आदमी हमेशा, चाहे अमीर ही क्यों ना हो, वो हमेशा यही डिसाइड करेगा कि मेरे को अगर और मिल सकता है गवर्नमेंट से तो और मिले, मुझे देश का भला नहीं करना। अब अगर रिजर्वेशन को कम करते करते धीरे धीरे, जैसे उन लोगों को ऊपर लाते हुए रिजर्वेशन को कम करते करते धीरे धीरे अगर मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बन गई, जैसा सोक्रेटिस बोलते थे कि जिसके जो एजुकेटेड है उसको पोजीशन मिल रही है, ना कि किसी को उसके कास्ट के बेसिस पे या फिर इस तरीके से पोजीशन मिल रही हो। जो एजुकेटेड है, जो डिजर्विंग है, उसको चीज़ मिले। अगर वैसी सोसाइटी बन गई तो इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर द कंट्री, राइट? बट कौन रिजर्वेशन छोड़ना चाहेगा? अगर फ्रीबीज बंद हो गई, लेट से जो इतना खाना फ्री में दिया जाता है, या फिर बिजली फ्री में दी जाती है, या साइकिल, चलो ये सब तो इंपॉर्टेंट है, साइकिल फ्री में दे रहे हैं,
कुछ भी किसी के घर में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब अगर बंद कर दिया तो क्या होगा? देश के पास पैसा बचेगा। मगर लोग ये चाहते नहीं हैं कि देश के लिए पैसा बचे। तो अगर कोई एक पार्टी 5,000 दे रही होती है तो दूसरा 15,000 देने की बात करती है। तो ये सारी पार्टीज एट द एंड कर क्या रही हैं? गलत ही कर रही है ना देश का। दूसरी पार्टी को हराने के लिए तुम और ज़्यादा फ्रीबीज दे रहे हो। अगेन ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आती हैं कि तुमने एक बहुत बड़ा बेस बना लिया है कि हर इंसान के पास इक्वल वैल्यू है, हर इंसान के पास एक वोट है, तो तुम्हें हर इंसान का मेजॉरिटी लोगों के वोट तो तुम्हें चाहिए ही, और मेजॉरिटी को तुम्हें खुश करना पड़ेगा। मेजॉरिटी शॉर्ट टर्म के बारे में सोचती है, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचती। तो मेजॉरिटी कभी भी अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएगी। जो लोग एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड्स के, वही उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के ढंग के डिसीजंस ले पाएंगे। अगर मंदिर से रिलेटेड कोई कोई केस है तो कोई आचार्य उस पर टिप्पणी दे सकते हैं। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई केस है तो उस पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर इकोनॉमिस्ट्स हैं उस फील्ड के, वो क्या कहते हैं, उस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। अब यही तो होता है कि जिसके पास उस फील्ड की नॉलेज नहीं है वो क्या क्या ही डिसाइड कर लेगा। और हमारा जो ये पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है अभी तक का, वो इसी चीज़ पे चलता है कि जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। इमेजिन जो आदमी किसी गांव में बैठा हुआ है, उसको फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या पता, मगर उसका वोट भी डिसाइड कर रहा है ना। मैक्सिमम तो इंडिया में पॉपुलेशन गाँव में ही रहती है, तो उन लोगों का वोट डिसाइड कर रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। अगर लेट से इन लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया क्योंकि कांग्रेस बोल रहे हैं कि हम कास्ट का आरक्षण बढ़ाएंगे, बट उससे बस आरक्षण से आरक्षण थोड़ी चेंज होगा, पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी तो चेंज होगा, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो सकती होगी। ऑब्वियसली उनकी फॉरेन पॉलिसी अलग ही होगी उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, एंड इतनी सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेटेड लोग ही देख सकते हैं। दैट्स द मेन थिंग। तो हम लोग, दूसरी जो बात थी कि इंक्लूसिविटी से, फ्रेंच इंक्लूसिविटी से इतनी प्रॉब्लम आती है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो अनवर्दी हैं लोगों को इलेक्ट करने के, जो अनवर्दी हैं ये चॉइस मेक करने के कि किसको पावर मिलनी चाहिए किसको पावर नहीं मिलनी चाहिए, वो लोग डिसाइड करते हैं। जब हमारे पास ये इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है जहाँ सब कोई वोट कर सके। और ये आई कहाँ से? ये यूरोपियन आइडियल्स वगैरह जो थे यूरोप में आए, ये धीरे धीरे करके एंशिएंट ग्रीस वगैरह से, जहाँ एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस खुद ही क्या कहते हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को। बट स्टिल चलो, ये आए फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, और यूरोप से इंस्पायर होकर के आए थे हमारे जितने भी मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने यूरोप से ही अपनी लॉ वगैरह की डिग्रीज की थी ऑब्वियसली। तो यूरोपियन आइडियल सीख करके आए वो, और उन्होंने वो थोप दिया इंडिया पे। चलो, इससे बट हम लोगों को तो अच्छा एक तीसरी बात देखते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है, और कहाँ से आई ये आइडेंटिफाई हो चुका है। प्रॉब्लम क्या थी कि अनवर्दी लोगों के पास पावर आ जाती है ये चूज़ करने की कि कौन असल में पावर में रहेगा, राइट। जिनको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, जिनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में नहीं पता है, उनका तक डिसीजन मैटर करता है कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी इंडिया की। उनको पता भी नहीं होगा कि फॉरेन पॉलिसी नाम का कोई कंसेप्ट भी होता है, बट स्टिल उनका डिसीजन मैटर करता है ये डिसाइड करने में कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। दिस इज़ नॉट द राइट वे। द राइट वे इज़ कि जिसको पता है उस फील्ड के बारे में, बस उसी का ओपिनियन मैटर करे। तो चलो 2 मिनट के लिए इस बात को भी साइड में रखते हैं। तो तीसरी बात आती है, क्या ये धार्मिक है? तो ये कहीं से भी धार्मिक नहीं है। धार्मिक क्या होता है? ड्यूटी की बात जो हम लोग कर रहे थे शुरू में कि मेरा ड्यूटी है, मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में एक्सेल करना और उस फील्ड को अच्छा करना, ताकि मेरे उस फील्ड के अच्छे होने से मेरे देश में भी ग्रोथ हो। अब अगर मुझे पता है कि मैं क्या कहते हैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं डॉक्टरी के फील्ड में घुस करके थोड़ी कुछ बोलूँगा, राइट। मेरा धर्म नहीं है कि मैं उधर जाऊँ। मेरा जो जो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि किसी और के धर्म में नहीं मरना है, जो अपने धर्म में स्वधर्म करते हुए, चाहे गलत तरीके से मरना ठीक है, मगर किसी और का धर्म नहीं करना है। तो भाई मेरा जो स्वधर्म है, मेरी जो ड्यूटी है, मैं वो करूँगा ना, दूसरे का क्यों करूँगा मैं? तो अगर मेरा ओपिनियन इस चीज़ को लेकर के भी मैटर करने लगे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी या फिर इंडिया में डॉक्टर किस तरह के होंगे, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। वो मेरा धर्म नहीं है, मैं अपने धर्म को छोड़ करके किसी और चीज़ में अपना टांग अड़ा रहा हूँ, दैट्स अधार्मिक। तो ये जो सिस्टम है ये अधार्मिक भी चला जाता है। अब यहाँ एक और पॉइंट है कि लोग भी धार्मिक नहीं है। लोग धार्मिक नहीं है तो वो अधार्मिकों को ही इलेक्ट करेंगे, अधार्मिक को ही इलेक्ट किया जाता है। गुंडे और जितने भी हैं जिन पे इतने क्रिमिनल केसेस हैं वो सारे बड़े बड़े नेता बनते हैं, और बड़े बड़े नेता फिर गुंडे बनते हैं। तो दिस इज़ अ लूप, राइट। अब एनीवे, इसका फिर इलाज क्या है? इसका इलाज है सोक्रेटिस की जो सिस्टम थी डेमोक्रेसी की, उसमें वो बोलते थे कि जो एजुकेटेड लोग हैं बस वही वोट दें। तो इसका मतलब कि जो लोग अभी तक एजुकेटेड नहीं है उनका क्या फिर?
तो उनको अभी वोट देने का राइट मत दो, उनको एजुकेट करो। एंड सबको, हमारा गोल होना चाहिए कि सारे लोग एजुकेटेड हों, सारे लोग बहुत अच्छे से एजुकेटेड हो, और उसके बाद फिर सारे लोग वोट करें। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि 12वीं पास कर ली, कॉलेज कर लिया, ये सब बस। उनको एक जो पूरा हमारे एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें हिस्ट्री को अच्छी इंपॉर्टेंस, फिलोसॉफी को अच्छी इंपॉर्टेंस, धर्म के कंसेप्ट को अच्छी इंपॉर्टेंस, सेल्फलेसनेस को अच्छी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। हमको बताना पड़ेगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हम अलग क्यों है, पाकिस्तान से हम अलग क्यों है, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से ही हुई थी ना सेपरेशन। तो क्या डिफरेंस है हम में और पाकिस्तान में, या फिर हम में और बांग्लादेश में? वी नीड टू बेसिकली टेल द किड्स ऑफ आर लैंड कि हम, हमारे एक्चुअली में आइडियल्स क्या है, हमारा पर्पस क्या है। अच्छा, अब कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हम असल में हैं कौन। पहले ये मानना पड़ेगा कि हम सनातनी वैदिक आर्य सिद्धांत को फॉलो करने वाले लोग हैं, या सनातनी आर्य सिद्धांत को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब वो क्या है वही नहीं पता होगा। तो मैं अभी एक क्या कहते हैं, वीडियो आपको दिख रही होगी, वीडियो का सजेशन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसको देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में भी हु आर वी करके एक वीडियो को लिंक कर दूंगा मैं। वो बताएगा कि इंडिया के, उसमें बताया मैंने कि इंडिया की आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, इंडिया का पर्पस क्या है, वगैरह वगैरह। बट उसको 2 मिनट के लिए साइड रखो। मेन बात ये आती है कि हम लोगों को ऐसे नए जनरेशन के अपने लोग बनाने पड़ेंगे जो एजुकेटेड नहीं थे, उनको एजुकेट करना पड़ेगा इस तरीके से कि उनको पता हो कि भैया हमारे, आज की बात नहीं, मैं अपने आइडियल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि शुरुआत में जब इंडियन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, उस टाइम पे क्या आइडियल्स थे लोगों के, ऋषियों के क्या आइडियल्स थे, जो फिलोसोफर्स दार्शनिक हुए थे इतने सारे, वो उनके क्या आइडियल्स है। और उनके आइडियल्स को प्रोटेक्ट करके चलना ही तो हमारा मेन पर्पस है, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन उस पर बेस्ड है। जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वो क्या कहते हैं, इस्लाम को अपना सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं, क्योंकि उनका कंट्री उस पर बेस्ड है। वैटिकन हो गया, या फिर जितने ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनकी हिपोक्रेसी मैं कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि ये खुद को सेक्युलर बोलते हैं, बट ये हैं क्या, असल में इनकी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। ये इनसे ज़्यादा सेक्युलर इंडिया है वैसे। बट ये भी क्रिश्चियनिटी को फोकस करते हैं, क्योंकि इनके आइडियल्स क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं। अभी ट्रंप ने क्या किया था ईरान पे अटैक करते टाइम, वो वाइट हाउस के अंदर कई सारे प्रीस्ट वगैरह को बुला करके उनके हाथ पकड़ करके प्रे कर रहे थे वो लोग। तो व्हाट इज़ दैट, दैट्स डिक्लेरेशन ऑफ एन होली वॉर। TLDR वगैरह ने भी इस पे वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं कि वो एक होली वॉर, एक नया थर्ड क्रूसेड की बात कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। बट उसको साइड रखो। हर देश के अपने आइडियल्स होते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन इन आइडियल्स पे जुड़ी हुई, इन आइडियल्स से बनी है, तो हम इन आइडियल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, और इन आइडियल्स को प्रमोट करेंगे, और इन आइडियल्स को सेफ गार्ड करेंगे। हमारे जो आइडियल्स हैं, हमारे जो दार्शनिक फिलोसॉफिकल आइडियल्स हैं, हमको उनको रिस्पेक्ट करना है। तो अगेन, हम ये सारी चीज़ें सिखाएंगे अगर बच्चों को, तो ऑब्वियसली दे वुड नो कि धर्म क्या है, किस चीज़ पे बोलना होता है, किस चीज़ पे मुझे बोलने का हक है, कौन सा मेरे फील्ड से बाहर है, कहाँ मुझे नहीं बोलना। और उन सारे लोगों को हम लोग जियो पॉलिटिक्स को लेकर के अच्छे से अवेयर कराएंगे, हर चीज़ को, जो जो चीज़ उस टाइम, वही देश काल से जो भी रिलेवेंट चीज़ होगी उस टाइम पे, देश काल के कॉन्टेक्स्ट में, उस टाइम के वो सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाएंगी, राइट। तो उसके जैसे जैसे एजुकेटेड लोग आते रहे, उन एजुकेटेड लोगों को जो हर चीज़ में थोड़े बहुत एटलीस्ट हर चीज़ में वेल वर्स्ड हो, जिसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोला जाता है। वी नीड ऐसे लोग जो स्पिरिचुअली फिट हो, इंटेलेक्चुअली फिट हो, और फाइनेंशियली फिट हो। ठीक है, स्पिरिचुअली फिट, इंटेलेक्चुअली फिट, फाइनेंशियली फिट एंड फिजिकली फिट, ये चार फिटनेसेस चाहिए हर इंसान में। हर इंसान को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता हो, हर इंसान को पॉलिटिक्स अंदर क्या चलती है उसके बारे में पता हो, हर इंसान को ये पता हो कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किस देश के क्या क्या आइडियल्स हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके बाद वो जिस स्पेसिफिक सेक्टर में है, उस सेक्टर के अलावा भी दूसरे सेक्टर्स के बारे में उसको अच्छा खासा नॉलेज हो। ऐसा नहीं हो कि सब कुछ पता है, बट कुछ कुछ तो नॉलेज हो, कि अच्छा खासा एजुकेटेड आदमी है वो। उसका अगर कोई गेस भी करेगा वो, तो वो एक इंटेलिजेंट गेस होगा। हमको कम से कम ऐसे लोग तो चाहिए, राइट। अंधाधुंध कोई भी आंख बंद करके वोट कर रहा है, या फिर बस मुझे ये पार्टी हिंदुत्व के बारे में बात करती है, मैं इसको वोट करूँगा, ये पार्टी तो माइनॉरिटी को ज़्यादा देती है, कास्ट आरक्षण देती है, मैं इसको वोट करूँगा, ऐसे ऐसे नहीं चलना है हमें। ठीक है, तो अगेन और ये सिस्टम धार्मिक है? यस, ये सिस्टम धार्मिक है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि हाँ, मुझे इन सारी चीज़, इन फील्ड्स के बारे में पता है, और मेरा वोट जो है वो इन सारे फील्ड में कौन कौन आएगा उसको डिसाइड करने के लिए मैटर करता है, तो ऑब्वियसली आई एम डूइंग धर्मा, क्योंकि वो फिर मेरी ड्यूटी है। अगर मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है कि मैं सही डिसीजन, एक इंटेलिजेंट डिसीजन मेक कर सकता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली दैट्स माई धर्मा, क्योंकि उससे फिर अच्छी चीज़ होगी अगर मैं इंटेलिजेंट डिसीजन मेक कर रहा हूँ तो अगेन, वो एक जो ये लेयर बनाना है ना, कि सिर्फ एजुकेटेड लोग हो जो वोट कर पाए,
ये सोक्रेटिस की बात है, मेरी बात नहीं है, सोक्रेटिस की बात है। ये धार्मिक भी है और ये एक इनके नीचे लेयर हो जो अनएजुकेटेड है, जो अभी वोट नहीं कर पा रहे, बट हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे कि इनको भी एजुकेट करना है जल्दी से जल्दी, चाहे रिजर्वेशन दे करके इन लोगों को करो, अगर वो क्या कहते हैं SC ST या OBC हैं, या फिर वॉट एवर यू कैन डू, जस्ट एजुकेट द मासेस, जस्ट एजुकेट द मासेस एंड सबको एजुकेट करो। जैसी अभी चल रही है वैसी नहीं, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन सिस्टम को ही ओवरऑल करना पड़ेगा और नई एजुकेशन सिस्टम बनानी पड़ेगी कम्प्लीटली। बट येस, यू नीड वेल इन्फॉर्म्ड पीपल हर चीज़ को लेकर के, एंड स्पेशली धर्म को लेकर के, अपनी हिस्ट्री को लेकर के, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, एंड दूसरों की आइडेंटिटी क्या है इसको लेकर के शत्रु बोध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा शत्रु कौन है, मुझे ये पता है, ये जो देश है इसके आइडियल्स मेरे खिलाफ जाते हैं, ये मुझे मारना चाहता है, ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है। वरना कब हम लोग सांप को ही दोस्त समझ करके अपने पास बिठा लें, पता नहीं, राइट। अगेन, तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि ये जो ओवर इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी डेमोक्रेसी में आती है और हम हर इंसान को वोट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आई कहाँ से फ्रेंड्स? पहले तो एथेंस में इसका जन्म हुआ, ये वहाँ पे सोक्रेटिस ने इसको क्रिटिसाइज़ किया एंड अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए इसके खिलाफ। बट उसके बाद ये धीरे धीरे फैलते फैलते फ्रेंच रेवोल्यूशन तक आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स वहीं पे फट रहे थे, वो ब्रेन वॉश्ड ब्राउन साहिब थे ना वो लोग, तो उन्होंने वहाँ पे लॉ पढ़ी, वहाँ के मोरल्स वगैरह सीखे और यूरोपियन मोरल्स को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में थोप दिया। और दैट बिकेम द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि यहीं इन्हीं सब की वजह से वो ये जो स्पेसिफिक आइडियल है ये हमारे यहाँ आकर के इम्पोज हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये प्रॉब्लम आई यहाँ से, और उसके बाद ये प्रॉब्लम धार्मिक है या अधार्मिक है? ऑब्वियसली ये जो कंसेप्ट है पूरा ये अधार्मिक है। फिर हम लोग आए इसके इलाज पे, सोक्रेटिस वाले, ये एजुकेशन के लेयर्स बनाना एंड एवरीथिंग, किस किस चीज़ को लेकर के एजुकेट करना है, सिर्फ एजुकेटेड लोग वोट दे पाएँ, इस तरह की चीज़ें करना। क्या ये सिस्टम हम लोगों ने बनाया? नहीं, ये सोक्रेटिस का सिस्टम है, राइट। बट यवनों को यानी ग्रीक्स को कई सारे शास्त्रों में भी ऐसा बोला गया कि इनको ऋषियों की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि भले ही ये वैदिक यज्ञ वगैरह नहीं करते और वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, मगर इनकी ज्योतिष को लेकर के फॉर एग्जांपल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इनको बोला गया कि ऋषियों का रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो जिसके पास जो स्पेसिफिक डोमेन में सही नॉलेज हो, वी रिस्पेक्ट दैट। एंड यहाँ पे सोक्रेटिस के अंदर सही नॉलेज था, तो अगेन हम लोग वहाँ उनके आइडियल्स को उठा रहे हैं। क्या इनका आइडियल कहीं और इम्पोज हुआ है जैसे हम बोल सकें? यस, चाइना में द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग द डिसीजंस नो देयर स्टफ, तो इस वजह से दे आर इवन नाउ, लेट्स से रशिया के तो ऊपर चले ही गए हैं वो लोग, और अमेरिका को भी बहुत जल्दी क्रॉस कर ही देंगे, एवरीवन नोज। सो यप, रियल वर्ल्ड में भी ये टेस्ट हो चुका है कि इफ़ द पीपल हु हैव द पावर ऑल्सो नो वॉट दे आर डूइंग, दे एक्चुअली नो वॉट दे आर डूइंग, एंड उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है जनता से। एक तो जनता से प्रेशर तब दो सिचुएशन में नहीं हो सकता कि जनता एजुकेटेड है और मगर तुम उनकी सुन ही नहीं रहे हो, दैट इज़ इन चाइना। हमारा दूसरा होगा, हमारी जनता एजुकेटेड होगी भाई, जनता एजुकेटेड होगी तो वो वाइज लोगों को इलेक्ट करेंगे, एंड वाइज लोगों को इलेक्ट करेंगे तो अगेन फिलोसॉफी में एक्सपर्ट होना दैट शुड बी अ मैंडेटरी चीज़ फॉर ऑल द इलेक्टेड पीपल। ये प्लेटो का आइडिया था कि एक फिलोसोफर को राजा होना चाहिए, बाय द वे। तो अगेन वी कैन हैव सोक्रेटिस और प्लेटो के सिस्टम्स को मिक्स करके एक सिस्टम जहाँ जो एजुकेटेड लोग हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, बस वही वोट दे रहे हैं, और जो इलेक्टेड लोग हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, प्लस दे आर ऑल्सो वेरी हाईली ट्रेंड इन फिलोसॉफी। ठीक है, जो सेल्फलेस है वही काम कर पाएगा, वरना करप्ट लीडर्स निकलेंगे, सेल्फिश लीडर्स निकलेंगे। और फिलोसॉफी तो वैसे सबको ही अच्छी से पढ़ानी चाहिए, बट दीज इलेक्टेड लीडर्स मस्ट बी हाईली एजुकेटेड इन फिलोसॉफी टू। तो अगेन दैट्स इट फॉर दिस वन। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या था, एंड क्या ये सॉल्यूशन धार्मिक है? यस, ये सॉल्यूशन धार्मिक है। एवरीवन वुड नो, जिसको पता है कि मैं सही चीज़ कर सकता हूँ बस वही कर रहा है। यहाँ पे जिसके पास सही में स्किल है इलेक्ट करने की वही इलेक्ट कर रहा है, और जिसके पास सही में स्किल है इलेक्ट होने की वही इलेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पॉपुलिज्म जिसको कहते हैं कि जो पॉपुलर है उसको वोट कर दिया वगैरह, इसलिए तो इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेट स्टार्स वगैरह ये लोग इलेक्ट होते रहते हैं। इनको क्या पता कि देश कैसे चलाना है, बट वही है, सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम ही धार्मिक है, तो क्या कर सकते हैं। बट एनीवे, दैट इज़ इट फॉर दिस वन। कीप डूइंग योर साधना, एंड अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आई वुड बी गिविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
एक ईमेल आईडी का, वहाँ पे अपना नंबर आप भेज सकते हैं, जिससे हम आपको एक अपने श्री नरसिंह सेना के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट साधना वहाँ पे, यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट पॉलिटिक्स वहाँ पे। ठीक है, द 4 फिटनेसेस आई टोल्ड यू अबाउट, उन 4 फिटनेसेस पे ध्यान देना है। एंड उस ग्रुप पे भी वी ट्राई टू लाइक टॉक अबाउट फिजिकल फिटनेस, इंटेलेक्चुअल फिटनेस, बिजनेस आइडियाज़, फिलोसॉफी, धर्म, कई सारी चीज़ों के बारे में। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह देव।